हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का हल भाग 2। पहले भाग में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाकर आप इतिहास का कंप्लीट सॉल्यूशन, अन्य सब्जेक्ट का भी लेकिन साथ में इतिहास का, और दूसरे भाग में इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण मतलब जियोग्राफी का। ठीक है, हमारा पर्यावरण। तो आइए बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए बच्चों, एक्चुअली में चैप्टर का नाम क्या है, देखिए चैप्टर का नाम दिया गया है आपको हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब हमारी पृथ्वी जो है, ऊपर ऊपर तो आप सब देखते हैं कि क्या है, ठीक है, भूपरपटी है, मतलब जो ऊपर की सतह है जहां हम रहते हैं, और भूपरपटी के बाद जो दूसरा हिस्सा है ना पृथ्वी के नीचे, वो मेंटल है, और सबसे बीच में क्या है, क्रूड। याद रखना, क्रूड सबसे गर्म है। पृथ्वी जो है ना वो 3 भागों में बटी हुई है, एक तो भूपरपटी जहां हम रहते हैं, इसके बाद है मेंटल, इसके बाद है क्रूड। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला क्वेश्चन है कि लाल किला और ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है। तो बच्चों, लाल किला और ताजमहल का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर से, मतलब लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से, और ताजमहल जो है संगमरमर सफेद संगमरमर से हुआ है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो मैंने आपको बताया अभी, भूपरपटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। केंद्रीय कोण जो होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो देखो केंद्रीय कोण की त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर है। जैसे कि ये जो क्रोड है ना, तो इसकी जो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की होती है त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है 3500 किलोमीटर है। यह निकेल और लोहे से बना हुआ है, लावा है ना, वो पिघला हुआ गर्म। सेल, सेल क्या है, तो सेल मतलब होती है चट्टान। ठीक है, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। प्राथमिक सेल से क्या आशय है, देखो बच्चों, द्रवित मैग्मा, द्रवित मतलब जो तरल रूप में पाया जाता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कि चिकनी मिट्टी और चूना जब बदलकर क्या बनता है, तो बच्चों से बदलकर बनता है संगमरमर। ठीक है, अगला है दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों, कुछ का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। खनिज, खनिज क्या होते हैं, एक्चुअली में जो खनिज वो होते हैं जो हम जमीन से खोदते हैं। अब कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जो हम ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, और कुछ का हम उद्योग में भी करते हैं उपयोग। आंसर तो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने इसको छोटा ही किया है जितना हो सकता है। सेल कितने प्रकार की होती है, सेल मतलब होती है चट्टानें, 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। जीवाश्म किसे कहती हैं, जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, याद रखना। ठीक है, तो बच्चों सेलों की परतों में, मतलब चट्टानें हैं उनकी परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जैसे दब जाते ना, कई हजार साल पुराने जीवाश्म भी मिलते हैं हमें, है ना, डायनासोर के भी जीवाश्म मिले हैं, कई करोड़ साल पुरानी बात है वो तो। मेंटल की परत की गहराई क्या है, जो बीच वाला हिस्सा होता है ना वो होता है मेंटल। तो मेंटल जो बीच वाला हिस्सा है उसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक है। मतलब कि मेंटल की जो गहराई है, यानी जो परत है उसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर तक है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, और पेज नंबर है बच्चों 120। पेज नंबर 120 पर है अध्याय क्रमांक 3, पाठ का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब हमारी जो पृथ्वी है पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, तो इसमें बदलाव का जो विवरण है इस चैप्टर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है स्थल मंडलीय प्लेटें जो हैं वो क्या है। तो देखो बच्चों, भूपरपटी, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी बोलते हैं। तो भूपरपटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर समान आकार की प्लेटें होती हैं। ठीक है, भूपरपटी पे जो टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, उन्हीं वही है स्थल मंडलीय प्लेटें। अंतर्जनिक बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं होती हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो पृथ्वी है ना, इसके अंतर्जनक बल और बाहिर्जनक बल, जैसे कि भूकंप जो है अंदर से उत्पन्न होता है, ठीक है, बाढ़ वगैरह बाहर आती हैं। तो इन घटनाओं में जो अंतर्जनक बल है उसके कारण कौन सी घटनाएं होती हैं, तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है अंतर्जनक बल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी का चित्र बनाइए और उसको नामांकित भी करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह दिख रहा है ना आपको ज्वालामुखी का चित्र, हूबहू बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। ये जो लाल कलर में है ना, ये वो क्या है, लावा है। ठीक है, लावा बाहर निकलता है इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट बना सकते हैं, या फिर आप जाएंगे तो पेज नंबर 13 जो आपकी बुक है उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के दौरान बचाव क्या, किस तरह से बचाव करना चाहिए। ठीक है, हमें किस कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो भूकंप के दौरान रसोई घर के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में आश्रय, यानी हमको आश्रय लेना चाहिए, बचाव करना चाहिए अपना वहां पर जाकर।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विसर्प किसे कहते हैं? तो बच्चों विसर्प एक्चुअली में क्या है, जब नदी मैदान क्षेत्र में आती है ना तो इस तरह से मुड़ जाती हैं, तो वह विसर्प वो होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल वाली चट्टान पर गिरती है, तो बड़ी मतलब कि खड़े ढाल वाले स्थान से, जैसे कि इस तरह से आ रही नदी और अब नीचे क्या है, बहुत गहराई है, तो इस तरह से नदी जो है गिरती है, तो वहाँ जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और वाटरफॉल। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? चित्र बनाना है तो देखो बच्चों, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियां जो क्या है, उनकी रफ्तार हो जाती है धीमी, और अपने साथ जो मलबा लाती हैं ना वो उसका निक्षेपण करने लगती हैं। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। मुहाना होता है जहां नदियां जो है अपने अंतिम पड़ाव पर मिलती हैं, ठीक है। तो डेल्टा देखो इधर चित्र में दिया है, या पेज नंबर 16 पर जाएंगे तो भी आपको चित्र जो है मिल जाएगा। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलांतर को बताना है। देखो बच्चों, समुद्री जो तरंगें होती हैं ना, लहरें बहुत तेज होती हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी जो है जमीन पर आकृतियां बनती हैं उसके बारे में दिया गया है। जैसे पुलिन है, समुद्री गुफा है, मेहराब है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जो क्या है स्थलाकृतियां हैं जो वो बनती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 9, हिमनद के क्या कार्य है? हिमनद मतलब बर्फ की नदी, इसके क्या कारण है? देखो, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गहरे गर्त मतलब गड्ढे। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। जल मतलब पानी, और क्या, और भी सुंदर झीलें बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह से कार्य करती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवा चलती है ना, पवन, उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से छत्रक शैल हो जाते हैं। छत्रक शैल मतलब ऐसे क्या, देखो मैं आपको बताऊं, जो पत्थर है ना वो छत्रक के आकार के पत्थर हो जाते हैं, नहीं, ठीक है, छाती के आकार के। और बालू टिब्बा, बालू टिब्बा मतलब क्या होता है, बालू का ऐसे टीले बन जाते हैं, आपने देखा होगा रेगिस्तान में, ठीक है। तो बालू टिब्बे का निर्माण करते हैं। और होता है लोएस, ठीक है, और लोएस का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी पेज नंबर हो गया आपका कौन सा? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अध्याय क्रमांक 6। कहा गया है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, मतलब कि कैसी प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव किस प्रकार से अपना विकास करते हैं, इस चैप्टर में हमको दिया गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है कि वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? तो वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जहाँ तापमान और नमी हो, है ना, जैसे आपको पता है कोई भी जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए जरूर, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जंगल, है ना, वन, ठीक है, घास स्थल, और कटीले झाड़ियां जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, भूमध्य रेखा के जो आसपास वन है वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, यहाँ पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्या है? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब अपने पत्तों को गिरा देने वाले। शुष्क मौसम मतलब गर्मियों के मौसम में यहाँ वन पत्ते झाड़ देते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में आपको है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। क्या दिया गया है? इधर आपको देश दिए गए हैं, देश के साथ आपको बताना है कि कौन से कटिबंध के देश हैं, कौन सा घास स्थल या मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण, ठीक है, और डॉन, शीतोष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है और घास का स्थल है डॉन। उत्तरी अमेरिका जो होता है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है और प्रियरी घास का मैदान। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय, वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण, पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय और अर्जेंटीना में आपका शीतोष्ण। अब आप इसी तरह से अगर घास स्थल को देख लें तो अर्जेंटीना में पैम्पास, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, वेनेजुएला में लानोस, कंपोस ब्राजील में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में डॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। वृक्षों को काटकर वन साफ करने से क्या क्या हानियां हैं? तो देखो बच्चों, वृक्षों को काटकर वन साफ करने से वन्य जीवों के आवास पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल आदि का अभाव हो जाएगा यदि हम वनों को काटते रहे तो।
टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? आपको बताना है कि इन जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। ध्रुवीय आप जानते हैं ना, ध्रुवीय क्षेत्र होता है इसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी के। यहाँ के जानवरों की चमड़ी फरनुमा मोटी होती है, फर मतलब फरदार होती है, जिन्हें ठंड से बचाती है, मोटी होती है, ठीक है। अगला चले पेज नंबर पर, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, शीतोष्ण घास प्रदेशों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम लिखें। तो बच्चों शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, उनमें जंगली भैंसा, बाइसन एवं एंटीलोप। एंटीलोप मतलब बारहसिंगा। विश्व का फल उद्यान किस क्षेत्र को क्यों कहा जाता है? देखो, भूमध्य प्रदेश को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है क्योंकि यहाँ फल जो है बहुत मात्रा में, देखो अब 42 नंबर पेज पर जाएंगे तो उसका कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेगा वन किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? इनमें पाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। तो बच्चों टेगा वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी होते हैं। अच्छा, इन लिखा है इधर, इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और लुगदी का कागज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 126। अध्याय क्रमांक 7, पाठ का नाम है मानवीय पर्यावरण, ठीक है। अभी प्राकृतिक पर्यावरण की बात चल रही थी, अब हो गया मानवीय पर्यावरण। तो बच्चों बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है कि प्रारंभिक बस्तियों का निर्माण नदी के किनारे क्यों हुआ। देखते हैं आप कि जितने भी बड़े बड़े शहर जो होते हैं वो अत्यधिक नदियों के किनारे ही उपस्थित हैं, ठीक है। तो देखो, प्रारंभिक बस्तियों का निर्माण नदी के किनारे इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध और उपजाऊ भूमि थी। अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं, इसलिए वो जो है पक्के मकान नहीं बनाते। स्वर्णिम चतुर्भुज को कौन कौन से 4 महानगर जोड़ते हैं? तो बच्चों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के घरों की विशेषताएं लिखें। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में घास फूस मोटी दीवार के घर बनाए जाते हैं। शहरों में आप जानते हैं कि जो पक्के घर बनाए जाते हैं और सीमेंट और कंक्रीट के, है ना, और जो बिल्डिंगें होती हैं कई मंजिलें इमारतें होती हैं, बड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन स्थितियों में यातायात का सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? तो बच्चों हेलीकॉप्टर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है कहीं भी अगम्य रास्तों में, उल्टे सीधे रास्तों में जहां कोई ना जा सके अन्य वाहन, पहुंच जाता है और राहत कार्य भी करता है। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो खाना पीना पहुंचाता है, ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। वर्तमान में संचार की कौन कौन से हैं, हमको जीवन में क्या महत्व है? तो बच्चों संचार के बहुत सारे साधन, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ठीक है। ये सब साधन, इनसे जीवन हमारा जो है आसान हो गया बिल्कुल, ठीक है। अधिक जीना जो है, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए क्या प्राकृतिक दिशाएं होती हैं? तो आदर्श बसाव स्थान के लिए कौन कौन सी दिशाएं हैं? तो अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। ये 4 दशाएं आपको होनी चाहिए, तभी एक आदर्श बसाव स्थान बसता है। भारत में रेल मार्गों का विकास किस प्रकार हुआ? तो देखो बच्चों, भाप के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। सबसे पहले आपको पता है कि भाप के इंजन जो हैं बने थे। इसके बाद डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 128। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 9, जलमार्ग का अधिकतम उपयोग किस रूप में होता है? तो बच्चों जलमार्ग का अधिकतम उपयोग जो है परिवहन के रूप में होता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट के रूप में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जहाज। विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग के प्रथम और अंतिम स्टेशन का नाम लिखिए। तो बच्चों ट्रांस साइबेरियन मतलब रूस रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सबसे लंबा। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पेज नंबर 51 है, देखते हैं आप कितना बड़ा है, देख सकते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश किन क्षेत्रों, किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो बच्चों भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु मुख्यतः की विशेषताएं बताना है। तो पूरे प्रदेश भर यहाँ गर्म एवं नमी वाली जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक है। अगला है, किस कारण से वर्षा एवं में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? वर्षा वनों में।
देखो बच्चों, वर्षा वन अत्यधिक सघन है, सघन मतलब घने, ये वृक्षों की पत्तियों से ढके होते हैं, भूमि प्रकाश रहित नम बनी रहती है, इसलिए यहाँ जैव विविधता है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल जाती है? देखो बच्चों, जमीन के इस छोटे टुकड़े के बार बार उपयोग करने से जो पोषक तत्व है मिट्टी के वो खत्म हो जाते हैं। अब जब खत्म ही हो जाएंगे तो हमें जमीन जो है बदलनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है 130। परिवहन विकास से अमेजन बेसिन। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन है कि जो अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा जब परिवहन वहां तक उनके पास तक पहुंचा। तो देखो बच्चों, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपना पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, पुराना ट्रेडिशनल टाइप। गंगा नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, ये जो नदियां हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या आशा है? तो बच्चों, जनसंख्या घनत्व से आशा है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब इतने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यही है जनसंख्या घनत्व। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती है? तो क्योंकि बच्चों धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसमें जो है ज़्यादा पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बच्चा आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, यूपी बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा जैसे कई पर्यटन स्थल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित हैं, इसलिए इसे क्या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इस वीडियो में जो आपका पर्यावरण का जितना भी भाग था वो कंप्लीट हुआ। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में राजनीति के भाग के साथ। टेक केयर।